हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि सबसे पहला वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था वो था कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हालांकि ये जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो सारे के सारे कंस्ट्रक्टर चैप्टर से ही रिलेटेड हैं, लेकिन सबसे पहला वीडियो जो मैंने आप लोगों को सेंड किया था जिसका लिंक, और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर के बेसिक्स को क्लियर किया था। सेकंड वीडियो जो मैंने बनाया था, और अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा तो उसमें मैंने दिस कीवर्ड का जिक्र किया था, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ों का। ठीक है, और दिस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ बातें रह गई थी जिसको कि मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है द दिस कीवर्ड पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया था, आप लोग देख चुके होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो आज भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि फ्रेश माइंड से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, और बीच बीच में अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को पॉज करके तुरंत प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सच में काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट्स होता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और या फिर कॉल भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप लोग देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस कीवर्ड से रिलेटेड जो बची कुची चीज़ें थी उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोकल वेरिएबल्स और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स जिनका नाम सेम है, दोनों के बीच में किस तरीके से हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे या डिस्टिंक्ट करेंगे, दोनों को मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा लोकल वेरिएबल है कौन सा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। और अगर हम लोगों को एट द सेम टाइम लोकल वेरिएबल जिसका नाम नॉन स्टैटिक वेरिएबल के जैसा है उसको नहीं यूज करके नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज करना है, तो फिर क्या करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए ये एग्जांपल जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये एग्जांपल में सबसे पहला लाइन क्या है, क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, और क्लियरली पता चल रहा है कि एक्स और वाई किसी मेथड के अंदर में डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, मतलब कि ये या तो स्टैटिक होंगे या तो नॉन स्टैटिक हैं। स्टैटिक कीवर्ड तो यूज नहीं हुआ है, इसलिए वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई ये दोनों नॉन स्टैटिक हो गए, या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल हो गए, या फिर कह सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चाहे आप लोग एक्स और वाई को इंस्टेंस वेरिएबल कहो, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल कहो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहो, बात एक ही है। ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हो इस जावा प्रोग्राम में, ये क्या है, 110% गारंटी, अगर आप लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियो देखा है तो आप लोग बता सकते हो कि हाँ सर ये पूरा कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका जो नाम है वो क्लास के नेम के सेम है, और इसका कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, वॉइड भी नहीं है, और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स और दिस डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। मतलब ये जो दिस डॉट एक्स मैंने लिख दिया, मतलब ये कौन सा एक्स हो गया इस समय, ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स हो गया। और ये जो राइट साइड में सिर्फ आप लोगों को एक्स दिखाई दे रहा है, ये कौन सा एक्स है, इस कंस्ट्रक्टर का पहला पैरामीटर जो है। ये जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है दिस डॉट वाई, ये कौन सा वाई है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल वाई है। और ये जो इज इक्वल टू के राइट साइड में दिखाई दे रहा है वाई, ये कौन सा वेरिएबल है, ये है आपका पैरामीटर। तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हम लोगों ने जो लिखा है दिस डॉट एक्स दिस डॉट वाई, ये ऑब्जेक्ट का एक्स और वाई है, और राइट साइड में इज इक्वल टू के राइट साइड में जो हम लोगों ने एक्स और वाई लिखा है, ये क्या है, इस कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है। तो ये हो गया टोटल इस कंस्ट्रक्टर के विषय में। ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि अगर हम लोग यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स यानी कि एक्स और वाई इनिशियलाइज होंगे ही नहीं, और इनिशियलाइज नहीं होंगे तो जेवीएम क्या करेगा, डेटा टाइप के अनुसार डिफॉल्ट वैल्यू सप्लाई कर देगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक मेथड को डिक्लेयर किया है। ठीक है, पैरामीटराइज्ड मेथड इसको बना दिया है, और यहाँ पर एक्स और वाई 2 पैरामीटर्स हैं, किसके, डिस्प्ले मेथड के, ये 2 पैरामीटर्स हैं। ये वाला एक्स और वाई जो दिख रहा है जो कंस्ट्रक्टर के हेड पार्ट में है, ये कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल है, और ये जो डिस्प्ले मेथड के हेड पार्ट में दिख रहा है एक्स और वाई, ये किसका लोकल वेरिएबल है, ये डिस्प्ले मेथड का लोकल वेरिएबल है। तो जब यहां पे मैंने लिखा x प्लस वाई, तो कौन से x और कौन से y के वैल्यू को ऐड किया जाएगा, मैंने पहले ही बताया था जेवीएम ज्यादा प्रायोरिटी देता है लोकल वेरिएबल्स को। अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम अगर सेम है
तो जेवीएम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देगा? पहले लोकल वेरिएबल को। तो यहाँ पे एक्स और वाई, ये वाला एक्स वाई का वैल्यू नहीं, बल्कि ये जो पैरामीटर में जो वैल्यू आएंगे उन दो वैल्यूज को ऐड करके स्टोर किया जा रहा है सम में। और फिर यहाँ पे मैसेज क्या आएगा? द सम ऑफ एक्स, एक्स मतलब इस पैरामीटर का जो भी वैल्यू रहेगा, एंड वाई, वाई मतलब इस सेकंड पैरामीटर का जो भी वैल्यू रहेगा, इज सम मतलब ये दोनों का सम। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन में। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या दिखा? मेन मेथड। मेन मेथड का ब्लॉक खाली स्टार्ट हुआ है, अभी इसके अंदर क्या होगा डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये सब आप लोगों को समझ में आ गया है कि इस क्लास के अंदर क्या क्या हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, आया समझ में? तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि प्रोग्राम को देखना ऊपर से एक अलग चीज है, लेकिन उसको देखते साथ मेमोरी को मन के अंदर डिजाइन कर लेना है ना, मन के अंदर इमेजिन कर लेना, वो एक अलग चीज है। और जो मन के अंदर मेमोरी को डिजाइन कर लेगा कि मेमोरी में इंटरनली कैसे क्या हो रहा होगा, समझ लो कि उसी को एक्चुअली जावा प्रोग्राम में अच्छी तरह से पकड़ हासिल हो पाएगी। तो जब ये न्यू कीवर्ड के इस्तेमाल से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो मेमोरी में क्या क्या बनेगा? हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट बनेगा। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, ये दो मेमोरीज हैं, एक हो गया स्टैक और ये हो गया हीप। ये दो मेमोरी कब क्रिएट होते हैं? रन टाइम में। और इसको कौन क्रिएट करता है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन एक मेमोरी क्रिएट करता है जिसके की तीन पार्ट्स होते हैं, स्टैक और हीप, और एक होता है स्टैटिक कांस्टेंट पूल, जिसको कि मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है क्योंकि इस प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो स्टैक वो मेमोरी लोकेशन है जहां पर लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। हीप वो मेमोरी लोकेशन है जहां पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, ये क्या हुआ, याद रखिए, बहुत से बच्चे लोगों को इन डिटेल जाना सही नहीं लगता है, लेकिन इन डिटेल जाना चाहिए। स्टैक में डायरेक्टली, ये जो स्टैक मेमोरी एरिया है, इसमें डायरेक्टली लोकल वेरिएबल्स क्रिएट नहीं होते हैं, इसमें मेथड्स के फ्रेम क्रिएट होते हैं। और किस हिसाब से, किस सीक्वेंस से क्रिएट होते हैं? सबसे पहला निचला हिस्सा भरता है। अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो ऊपर से तो नीचे नहीं बिल्डिंग बनेगी, नीचे से ऊपर बिल्डिंग बनेगी। आया समझ में? तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम लोग कॉल किसको करेंगे? बाहर निकल करके राइट क्लिक करके कॉल किसको करेंगे? मेन मेथड को। तो सबसे पहले मेन मेथड का फ्रेम स्टैक मेमोरी एरिया में क्रिएट होगा। ठीक है, और मेन मेथड के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं, आप लोग देख सकते हो, एक लोकल वेरिएबल है ARGS, जिसका कि इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोकल वेरिएबल तो है ही। और दूसरा लोकल वेरिएबल क्या है? DOBJ, जो कि इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को यानी कि एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स कहां पे क्रिएट होंगे? मेन मेथड के फ्रेम के अंदर। कहां? स्टैक मेमोरी एरिया में। आया समझ में? फिर उसके बाद ये जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, होता क्या है? कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर भी एक प्रकार का मेथड है, हाँ या ना? कंस्ट्रक्टर भी एक प्रकार का मेथड है, भले स्पेशल मेंबर मेथड है, लेकिन मेथड तो है ही। तो कंस्ट्रक्टर का भी एक फ्रेम स्टैक एरिया में क्रिएट हो जाएगा। तो जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लोकल वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, पैरामीटर्स आर आल्सो लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये मत समझना कि सिर्फ बॉडी के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड होते हैं सिर्फ वही लोकल वेरिएबल है। पैरामीटर्स भी जो होते हैं वो भी एक प्रकार के लोकल वेरिएबल्स होते हैं। तो डेमो का जब यहाँ पे फ्रेम क्रिएट हुआ, डेमो मेथड मतलब डेमो स्पेशल मेथड मतलब डेमो कंस्ट्रक्टर का जब फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हुआ, कहाँ पर? स्टैक मेमोरी एरिया में। तो इस जगह में डेमो कंस्ट्रक्टर के जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे क्रिएट होंगे। और जब कभी भी डिस्प्ले मेथड को कॉल किया जाएगा, तो जैसे ही डिस्प्ले मेथड कॉल होगा उसी समय उसके पैरामीटर्स एक्स और वाई उसके अंडर में क्रिएट हो जाएंगे। कहां पर? स्टैक एरिया में। तो सबसे पहले मेन मेथड यहां पे क्रिएट हुआ, उसका फ्रेम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग मेन मेथड को कॉल कर रहे हैं। फिर कंस्ट्रक्टर क्यों हुआ? क्योंकि मेन मेथड के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टर का फ्रेम बन जा रहा है। अभी कुछ देर में आप लोगों को मैं बताऊंगा, इसके बाद वाला लाइन डिस्प्ले मेथड को कॉल करने वाला लाइन लिखूंगा, तो डिस्प्ले मेथड का फ्रेम यहां पे क्रिएट हो जाएगा। आया समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन मेथड से। ठीक है,
तो मेन मेथड के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ARGS, तो ARGS वेरिएबल क्रिएट हुआ। हालांकि यहाँ पे हम लोग उसको यूज करने वाले नहीं है, बस बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और ARGS उस मेमोरी का नाम है, ठीक है, जिसके अंदर नल स्टोर होगा। अब आप लोग सोचोगे सर यहाँ पे नल क्यों स्टोर हुआ, क्योंकि ARGS का डेटा टाइप स्ट्रिंग एरे है, और एरे जावा में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो अगर ARGS को कोई वैल्यू नहीं दिया गया है तो JVM रन टाइम में उसको कौन सा वैल्यू देगा, नल देगा। ये तो लास्ट वीडियो में ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, या फिर आप लोगों को बेसिक ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी अगर वेरिएबल का डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव है और उसमें कोई भी वैल्यू डाला नहीं गया है तो JVM अपने तरफ से क्या डालेगा, नल डालेगा। आया समझ में, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा लोकल वेरिएबल क्या है, DOBJ, ठीक है, लेकिन DOBJ के पहले यहां पे न्यू कीवर्ड के वजह से क्या होगा, हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट में किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, डेमो टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। डेमो क्लास के अंदर या डेमो टाइप के अंदर कितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल है, 2, X और Y। इसलिए यहां पे आप लोग देखेंगे X, हाँ ये तो मैं बताना भूल गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट होता है तो उसका रेफरेंस यानी कि एड्रेस होता है। तो इस मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसका एड्रेस है 1010। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्रिएट होना चाहिए, X और Y, ठीक है, X क्रिएट हुआ, Y क्रिएट हुआ। तो ये जो जगह दिखाई दे रहा है इस जगह का नाम हो गया X, और ये जगह, ये जो मेमोरी है, छोटा सा मेमोरी, ये कौन से बड़े मेमोरी के अंदर है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर है। और ये ऑब्जेक्ट कौन से मेमोरी के अंदर है, हीप। ये पूरा मेमोरी कौन क्रिएट किया है, JVM। कब क्रिएट करेगा, रन टाइम में। आया समझ में। फिर ये जो मेमोरी बना इस मेमोरी का नाम है Y। तो ये दोनों छोटे छोटे मेमोरी लोकेशंस कहां पे हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार का मेमोरी जगह है, मेमोरी का जगह है जो कि हीप एरिया के अंडर में रहता है, ठीक है। आया समझ में। ये पूरा ऐसे ही समझ सकते हैं कि जोड़ा के अंदर आजाद बस्ती और आजाद बस्ती के अंदर लक्ष्मी पड़िया। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो चूंकि इस पर्टिकुलर क्लास में जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया है वो पैरामीटराइज्ड है, इसलिए हम लोगों को 10 और 20 को पास करना कंपलसरी है। सिर्फ 10 या 20 नहीं, कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू। तो ये जो 10 है ये कहाँ जाएगा, X में जाएगा, और ये जो 20 है वो कहाँ जाएगा, Y में चला जाएगा। आया समझ में। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये जो डेमो कंस्ट्रक्टर, ये बताया था ना कुछ देर पहले, डेमो के अंदर जो XY है, ये XY क्या है, डेमो कंस्ट्रक्टर का लोकल वेरिएबल। देखिए स्टैक एरिया में डेमो के अंडर X और Y इनिशियलाइज हो गए। ये 10 और 20 कैसे आ गए इसके अंदर, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय पास किया। तो 10 चला गया X में और ये 20 चला गया Y में। वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है कि X और Y, X का वैल्यू 10 और Y का वैल्यू 20। ये दोनों XY क्या है, डेमो कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल्स हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये वाला XY अलग है, डिस्प्ले मेथड का XY अलग है, और ये क्लास के अंदर जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स XY है ये अलग है, ठीक है। इसी को बोलते हैं नेमिंग एम्बिग्विटी। सबका नाम सेम दिख रहा है तो हम लोग को लग रहा होगा हाँ X और Y सब जगह एक ही है। नहीं, ये XY नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये XY लोकल वेरिएबल है। क्यों, किसका, कंस्ट्रक्टर का। ये XY क्या है, लोकल वेरिएबल है, किसका, डिस्प्ले मेथड का, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर जब X और Y के अंदर वैल्यू आ गया, ये जो 10 चला गया X में और 20 चला गया Y में, तो देखिए यहाँ पे X के अंदर 10 आ गया, Y के अंदर 20 आ गया। अब दिस डॉट एक्स, तुम्हें बताया था आप लोगों को दिस कीवर्ड का डेफिनेशन, कि दिस एक वेरिएबल के जैसा काम करता है, और दिस उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है जिस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के वजह से ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ ये किसके वजह से हुआ, इस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के वजह से, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के मेमोरी में समझिए, तो यहां पे दिस के इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, 1010। तो ये जो दिस कीवर्ड दिख रहा है इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी 1010 आ जाएगा। और दिस कीवर्ड के अंदर 1010 आया जो कि इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, इसलिए दिस कीवर्ड इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। आया समझ में। अब हम लोग ये ऑब्जेक्ट के X को और Y को एसेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस।
बाय द हेल्प ऑफ दिस। इसलिए हमने जब यहां पे लिखा दिस डॉट एक्स मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये राइट साइड वाला एक्स कौन सा है, ये वाला 10, तो इस एक्स के अंदर ये वाले एक्स का वैल्यू चला गया 10, ठीक है। और ये वाले y यानी कि दिस डॉट वाई का मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का, इस करंट ऑब्जेक्ट का y के अंदर क्या आपने डाल दिया y, और ये वाला y कहां पे है, ये देखिए y इज इक्वल टू 20, तो ये वाला 20 जो कि ये लोकल वेरिएबल का वैल्यू है डेमो का, ठीक है, डेमो कंस्ट्रक्टर का, ये y का वैल्यू चला जाएगा इस ऑब्जेक्ट के y के अंदर, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आया समझ में? तो इसलिए कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं या बहुत लोग कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, यह बिल्कुल भूल है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम न्यू कीवर्ड का है और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर का है। आया समझ में? तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर दूं। मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, मेन मेथड के अंदर सबसे पहले तो ये लोकल वेरिएबल args है, उसके अंदर नल चला गया और फिर न्यू कीवर्ड की वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसके अंदर दोनों नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स आ गए और ये 1010 उसका रेफरेंस तो बन ही गया था उस समय वो, फिर उसके बाद ये 10 और 20 चला गया x और y में जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और फिर उसके बाद दिस डॉट x मतलब ये ऑब्जेक्ट का x इज इक्वल टू ये वाला x, तो x के अंदर 10 चला गया, y के अंदर 20 चला गया। अभी तक यही हुआ है। फिर कंट्रोल ये दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस यहाँ पे आ गया, और ये जो रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट का है 1010 वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, डी ओबीजे में। तो डी ओबीजे के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आता है बच्चों, डी ओबीजे एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस आएगा या कह सकते हैं रेफरेंस आएगा। इसलिए यहां पे देखिए, और ये डी ओबीजे किसका लोकल वेरिएबल है, मेन मेथड का, तो मेन के फ्रेम के अंदर देखिए क्या, डी ओबीजे, और इसके अंदर भी कौन सा रेफरेंस आएगा, वही 1010, और इसके वजह से ये जो डी ओबीजे है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। आया समझ में? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्ले मेथड है ये नॉन स्टैटिक मेथड है, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लेवल मेथड है, या कह सकते हैं इंस्टेंस मेथड है। तो इसको हम लोग स्टैटिक मेथड के अंदर से डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने बना लिया, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ओबीजे डॉट डिस्प्ले 15 और 16। ये 15 और 16 हमको पास करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले मेथड पैरामीटराइज्ड मेथड है। ये जो वैल्यू 15 है ये जाएगा x में, और ये जो वैल्यू 16 है ये जाएगा y में। आया समझ में? ठीक है। तो डिस्प्ले मेथड अब जब कॉल हुआ तो देखिए स्टैक एरिया में डिस्प्ले का फ्रेम क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये जो x दिख रहा है कौन सा x है, ये वाला x है। ये जो मेमोरी में जो ये x दिख रहा है ना, ये कौन सा x है, ये वाला x है। यानी कि दिस x इज द लोकल वेरिएबल ऑफ डिस्प्ले मेथड एंड दिस y इज द लोकल वेरिएबल ऑफ डिस्प्ले मेथड। तो ये जो xy यहाँ पे दिख रहा है मेमोरी में, ये वाला है। तो इसके अंदर 15 और इसके अंदर 16 क्यों आया, क्योंकि मेथड को कॉल करते समय हम ही लोगों ने 15 और 16 पास किया। तो पहला आर्ग्यूमेंट पहला पैरामीटर रिसीव करेगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरा पैरामीटर रिसीव करेगा। आया समझ में? तो जो वैल्यूज हम लोग पास करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो यहाँ पे x और y हो गए फॉर्मल पैरामीटर और 15 और 16 हो गए एक्चुअल पैरामीटर। इन शॉर्ट हम लोग इसको कह देते हैं आर्ग्यूमेंट और इसको कह देते हैं पैरामीटर। तो आर्ग्यूमेंट 15 मतलब वैल्यू 15 इज बीइंग रिसीव्ड बाय वेरिएबल x एंड वैल्यू 16 इज बीइंग रिसीव्ड बाय वेरिएबल y। आया समझ में? अब जैसा कि हम लोग जानते थे कि JVM प्रायोरिटी लोकल वेरिएबल्स को देता है। JVM कतई यहाँ पे ये नहीं समझेगा कि ये x का मतलब है इस ऑब्जेक्ट का x, ठीक है, या फिर ये वाला x। JVM कतई नहीं समझेगा कि ये y ऑब्जेक्ट का y है। वो यही समझेगा कि ये वाला जो x दिखाई दे रहा है बॉडी के अंदर ये पैरामीटर x है, और ये वाला जो y दिखाई दे रहा है ये पैरामीटर y है। और इसके अंदर कौन सा वैल्यूज आया, 15 और 16। देखिए यहाँ पे मेमोरी लेवल में 15 और y के अंदर 16। तो ये दोनों जब ऐड हुआ तो क्या आया, 31 आया। 31 चला गया सम के अंदर। तो आउटपुट में क्या आएगा, द सम ऑफ x। यहाँ पे भी x का मतलब क्या हुआ, ये पैरामीटर मतलब 15। द सम ऑफ 15 एंड 16 इज 31। और ये प्रिंट करने के बाद कंट्रोल वापस आ गया और मेन मेथड के अंदर कुछ भी नहीं है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड हो गया। आया समझ में या नहीं आया समझ में?
सबको समझ में आया? अभी आइए इसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन इधर उधर सोच रहे होंगे अगर वीडियो देखते समय, तो माइंड को फ्रेश कर लीजिए, इधर उधर मत सोचिए, ठीक है? और कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करके फिर से देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सबसे पहले ये प्रूफ कि स्टैक टाइप का मेमोरी होता भी है। सबसे पहले मैं ये प्रूफ करूँगा कि ये मेमोरी होता भी है। आया समझ में? ठीक है। उसके बाद मैं क्या दिखाऊंगा, ये जो एग्जाम्पल प्रोग्राम यहाँ पे किया हूँ उसको दिखा दूंगा वहाँ पे कि यहाँ पे सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 31 आएगा। आया समझ में? ठीक है। अगर 10 20 अगर ऐड होता है ना, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू 10 20 है तो 30 आना चाहिए, लेकिन 30 में 31 आएगा। क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल्स को प्रायोरिटी मिला। चलिए स्टार्ट किया जाए। एक नया क्लास क्रिएट किया जाए, कुछ भी नाम दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अंदर तो नाम जो देंगे वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, है ना? तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो कहाँ पे क्रिएट होते हैं, मेथड्स के फ्रेम के अंदर, जैसा कि मेमोरी में हम लोग देख रहे थे। तो अभी एक मैं ऐसा प्रोग्राम लिखूंगा जो कि एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओवरफ्लो हो जाएगा स्टैक एरिया, ठीक है? तो PUBLIC पब्लिक क्लास डेमो, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, पब्लिक क्लास डेमो, ठीक है? PUBLIC पब्लिक VOID वॉइड, या इसको स्टैटिक कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैपिटल STRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS, ठीक है? और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, M1 मेथड को कॉल करूँगा। अब मैं M1 को डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ तो M1 को क्या करना पड़ेगा, मुझे M1 को पक्का स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो STATIC स्टैटिक VOID वॉइड, एक काम करते हैं इसको पब्लिक मेथड कर देते हैं, नहीं करने से भी चलेगा तो कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, और M1 मेथड के अंदर से फिर M1 को ही कॉल कर देते हैं, M1 मेथड के अंदर से फिर M1 को कॉल करेंगे। तो थोड़ा सा उस मेमोरी को याद कीजिए जो अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों को स्लाइड्स में दिखा रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे हो क्या रहा, सबसे पहले हम लोग मेन मेथड को बाहर से कॉल करेंगे। मेन मेथड के अंदर में कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जहाँ की M1 मेथड कॉल हो रहा है। कंट्रोल जाएगा M1 मेथड के पास और उसके बॉडी के अंदर घुसेगा। तो M1 मेथड के अंदर से वो खुद को कॉल कर रहा है, फिर ये कॉल होगा, फिर बॉडी के अंदर घुसा, वो खुद को कॉल किया, तो यहाँ पे ये क्या होगा, साइकिल एक क्रिएट हो जाएगा। वो मेथड कॉलिंग होते 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 थोड़ा सा मेमोरी लेवल में थोड़ा इमेजिन कीजिए। सबसे पहले फ्रेम बना किसका, मेन मेथड का। स्टैक एरिया में सबसे पहले नीचे फ्रेम बना किसका, मेन मेथड का। उसके ऊपर फ्रेम बना किसका, M1 का। M1 फिर से कॉल किया M1 को, और एक फ्रेम बना, और एक फ्रेम बना, और एक फ्रेम बना। इस तरह से करते 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 यहाँ पे एरर आएगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर, ठीक है? क्या एरर आएगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर, ठीक है? कंपाइल टाइम एरर नहीं, रन टाइम एरर आएगा। क्या एरर आएगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर। देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, नीचे देखिए java.lang. स्टैक ओवरफ्लो एरर। इससे प्रूफ हो गया जो मैं बता रहा था आप लोगों को मेमोरी लेवल डायग्राम में, कि लोकल वेरिएबल्स डायरेक्टली स्टैक एरिया में क्रिएट नहीं होते हैं, वो मेथड्स के फ्रेम के अंदर में क्रिएट होते हैं। और मेथड्स का फ्रेम कब कैसे क्रिएट होता है, जैसे जैसे वो कॉल होता चला जाता है। सबसे पहले हम लोग मेन मेथड को कॉल किए तो मेन मेथड का फ्रेम क्रिएट हुआ। मेन मेथड के अंदर से M1 मेथड कॉल हुआ तो M1 मेथड का फ्रेम क्रिएट हुआ, और फिर उसके बाद फिर से M1, तो इस तरीके से फ्रेम ऊपर 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 चढ़ के क्रिएट होता चला जाता है, ठीक है? और वो फ्रेम गायब कैसे होता है, जैसे ही उस मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ वो फ्रेम गायब हो जाएगा, ठीक है? जैसे उसमें मैं बताना चाह रहा था लेकिन उसको फिर डिलीट करके बताना पड़ता, ठीक है? क्या आप लोग जो मेमोरी, थोड़ा सा वीडियो को फिर से घुमा करके उस मेमोरी को देख लीजिए कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन खत्म, मतलब कंस्ट्रक्टर का जो फ्रेम बना था वो भी खत्म हो जाएगा और लोकल वेरिएबल्स गायब हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनका लाइफ टाइम क्या है, टिल द मेथड एग्जीक्यूट्स, ठीक है? लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, टिल द मेथड एग्जीक्यूट्स, ठीक है? तो चलिए ये तो मैं समझा दिया कि वो मेमोरी एरिया। अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या, वो जो मैं समझा रहा था कि क्या आएगा वहाँ पे, PUBLIC पब्लिक CLASS क्लास DEMO डेमो,
इसके अंदर इंट x एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इंट y दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर दे देते हैं डेमो और इसको पैरामीटराइज्ड बना देते हैं इंट x इंट y, और यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट x इज इक्वल टू x, ठीक है, और दिस डॉट y इज इक्वल टू y। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड को डिफाइन करेंगे, पब्लिक वॉइड DISPLAY। ये नॉन स्टैटिक मेथड क्या करेगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स x और y के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और इसको भी पैरामीटराइज्ड बना देते हैं जैसा कि एग्जांपल में मैंने लिखा था, इंट x इंट y। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या, द सम ऑफ कॉन्कैटिनेशन साइन x कॉन्कैटिनेशन साइन, फिर उसके बाद एंड फिर कॉन्कैटिनेशन साइन y कॉन्कैटिनेशन साइन, फिर यहाँ पे लिख देंगे इज, और उसके बाद कॉन्कैटिनेशन साइन SUM। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, फिर मेन मेथड को डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड डिफाइन किए जो कि स्टैटिक है, STRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS, स्ट्रिंग का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, इस M को हटा देते हैं, स्ट्रिंग एरे ARGS। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, DEMO इज इक्वल टू न्यू DEMO न्यू डेमो। अब हम लोग इसको डायरेक्टली तो छोड़ नहीं सकते खाली, क्यों खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है, इस x और y के लिए वैल्यू यहाँ पे पास करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं पास करता हूँ 10, 20, ठीक है, और फिर इस ऑब्जेक्ट से DOBJ, आप लोग इमेजिन करते चलिए, वीडियो को पॉज कर करके बिना पीछे वाले स्लाइड को देखे या पीछे वाले वीडियो को देखे, ठीक है, वीडियो के पार्ट को देखे, आप लोग ये इमेजिन कीजिए कि मेमोरी में क्या हो रहा होगा। जब मैं न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इमेजिन कीजिए हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है, उसके अंदर एक्स वाई आ गया, और ये 10, 20 कहाँ चला गया, ये 10, 20 कहाँ चला गया, एक्स और वाई में। तो दिस डॉट एक्स मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक्स के अंदर ये 10 चला गया, इस ऑब्जेक्ट का वाई के अंदर 20 चला गया। ठीक है, फिर इस ऑब्जेक्ट से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, DISPLAY। डिस्प्ले मेथड को भी मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि डिस्प्ले मेथड भी पैरामीटराइज्ड है। इस एक्स और इस वाई के लिए मुझे वैल्यू यहाँ पे पास करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं पास करता हूँ 15 और एक पास करता हूँ 16, ठीक है, और मेन मेथड को क्लोज कर देता हूँ, क्लास को क्लोज कर देता हूँ, कंपाइल करता हूँ। जब मैंने कंपाइल किया तो मैंने पाया नो सिंटैक्स एरर। तो देख लीजिए एक बार फिर से वही एग्जांपल है, क्लास डिक्लेरेशन, ये क्लास का ब्लॉक स्टार्ट है, यहाँ पे क्लास का ब्लॉक एंड है। ठीक है, ये दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है जिसका इनिशियलाइजेशन मैंने कंस्ट्रक्टर में किया है। यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करने का रीजन है कि कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर का नाम और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का नाम सेम है। फिर डिस्प्ले मेथड के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स लिए हैं और दोनों के वैल्यू को ऐड करके सम में डाला है और फिर दोनों के वैल्यूज के सम को डिस्प्ले किया है। मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को मैंने स्टोर किया है DOBJ वेरिएबल में, ताकि मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करते समय DOBJ को यूज कर सकूं। क्यों, क्योंकि डिस्प्ले मेथड नॉन स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर से डायरेक्टली कॉल नहीं किया जा सकता है। आया समझ में? ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी समझा दिया था आप लोगों को। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, यहाँ पे 10, 20 तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर, 15 और 16 कहाँ चला गया, 15, 16 चला गया डिस्प्ले मेथड के लोकल वेरिएबल x के पास गया 15, और ये जो 16 है ये 16 गया y के पास, तो 15 + 16 क्या हो गया 31। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा द सम ऑफ 15 एंड 16 इज 31। देखिए, देखते हैं आउटपुट। देखिए, द सम ऑफ 15 एंड 16 इज 31। क्या आउटपुट आ रहा है, द सम ऑफ 15 एंड 16 इज 31। आया समझ में? अब देखिए, अब ये एग्जांपल और एक बार देख लीजिए आप लोग कि वही सेम चीज़ है, वही क्लास है, वही दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, उसी तरीके से इनिशियलाइज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में। डिस्प्ले मेथड के अंदर में थोड़ा सा हमने ट्विस्ट कर दिया है। पहला स्टेटमेंट जो डिस्प्ले मेथड के बॉडी के अंदर हमने लिखा है वो क्या लिखा है, इंट सम 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और फिर x और y के वैल्यू को डिस्प्ले किया। और तीसरा स्टेटमेंट लिखा है इंट सम 2 इज इक्वल टू दिस डॉट x प्लस दिस डॉट वाई,
और फिर प्रिंट किया द सम ऑफ दिस डॉट एक्स एंड दिस डॉट वाई इज सम 2, और मेन मेथड के अंदर उसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वही 1020 पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यू कीवर्ड की वजह से क्या होगा, देखिए जो जो चीज़ बताया तो वही सारा चीज़। मेमोरी में हीप और स्टैक क्रिएट होगा, सबसे पहले मेन मेथड का फ्रेम क्रिएट होगा, फिर डेमो का क्रिएट होगा, फिर डिस्प्ले मेथड का फ्रेम क्रिएट होगा। मेन मेथड के अंदर ARGS लिखे हैं, ARGS को तो वैल्यू दिए नहीं तो डेवियम नल दे दिया, और इस न्यू कीवर्ड के वजह से क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। फिर हर एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, आप लोग देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस 1010 यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उस करस्पॉन्डिंग क्लास का नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स वाई उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होगा। तो सबसे पहले एक्स क्रिएट हुआ, फिर वाई क्रिएट हुआ। ठीक है, एक्स मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक जगह है, एक मेमोरी है, उस मेमोरी का नाम एक्स है, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा जगह है, दूसरा मेमोरी का जगह, उसका नाम वाई है। ठीक है, और वही यहाँ पे 1020 पास किए तो 1020 का आ गया, ये 10 चला गया पैरामीटर x में और ये 20 चला गया पैरामीटर y। किसके पैरामीटर, डिस्प्ले मेथड के पैरामीटर नहीं, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर, ये याद रखिएगा, है ना। ये 10 को लेकर यहाँ मत पहुँचा दीजिएगा, 20 को लेकर के यहाँ मत पहुँचा दीजिएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, तो कंस्ट्रक्टर के तरफ जाइए। ठीक है, तो दिस डॉट एक्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस क्रिएट हुआ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, डेमो के अंदर और दिस के अंदर 1010 आने की वजह से दिस इसको पॉइंट किया, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 हो गया, दिस डॉट वाई इज इक्वल टू 20 हो गया, मतलब वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं, देखिए, है ना। डीओबीजे में स्टोर किया तो डीओबीजे के अंदर भी क्या आ रहा है, उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, तो डीओबीजे भी पॉइंट कर रहा है। अब उसी डीओबीजे से हम लोग डिस्प्ले मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिए। कॉल करते समय क्या वैल्यू पास किए, 15 और 16। तो देखिए डिस्प्ले मेथड का स्टैक के अंदर देखिए क्या आया, 15 16, और सम 1 का वैल्यू क्या आएगा, 31। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखे x प्लस वाई। कौन सा x, पैरामीटर, कौन सा y, ये पैरामीटर। और यहाँ पे दिस डॉट एक्स का मतलब क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट का x जिसके ऊपर डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, डिस्प्ले मेथड कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल हुआ है, डीओबीजे। डीओबीजे किसका रेफरेंस होल्ड कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का। तो दिस डॉट एक्स का मतलब क्या हुआ, वही ऑब्जेक्ट का x जिसके वजह से डिस्प्ले मेथड या जिसके ऊपर डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ है। तो यहाँ पे दिस डॉट एक्स का मतलब हुआ ये वाला x, और दिस डॉट वाई का मतलब हुआ ये वाला y। तो यहाँ पे 10 + 20 30, ये 30 कहाँ पे जाएगा, सम 2 के अंदर। ठीक है ना, ये जो मैं समझा रहा था अभी, दिस डॉट एक्स दिस डॉट वाई, तो देखिए ये भी तो डिस्प्ले मेथड के अंदर ही हम लोगों ने लिखा है ना। ठीक है, ये वाला जो दिस आप लोगों को दिखा, ये दिस कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज हुआ है, और ये जो दिस आप लोगों को दिख रहा है ये डिस्प्ले मेथड के अंदर दिस यूज हो रहा है। तो उसके अंदर भी क्या आएगा, 1010, वो उसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जब आप लोगों ने लिखा कि दिस डॉट एक्स मतलब 10 प्लस दिस डॉट वाई मतलब 20, 10 + 20 30, 30 किसके अंदर चला गया, सम 2 के अंदर चला गया। तो द सम ऑफ दिस डॉट एक्स मतलब द सम ऑफ 10 एंड 20 इज सम 2 मतलब 10 + 20 30। आया समझ में आप लोगों को या नहीं समझ में आया। ठीक है, आइए इस चीज को भी करके देख लेते हैं। थोड़ा सा अगर पेशेंस रख करके हर चीज अगर किया जाएगा, इन डेप्थ जाकर के चीजों को समझा जाएगा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बाद में बहुत आराम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही काम करते हैं, इंट सब कुछ वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज सम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंट sum सम 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई नहीं लिख करके दिस डॉट एक्स। तो यहाँ पे जो दिस है ये कौन से ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करेगा, उसी ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ है। डिस्प्ले मेथड डीओबीजे के ऊपर कॉल हुआ है, और डीओबीजे किसका रेफरेंस को स्टोर किया हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। कौन सा ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर 10 और 20 इनिशियलाइज हुआ है। कैसे, इस कंस्ट्रक्टर के मदद से। ठीक है, अच्छा धीरे धीरे अगर आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट का मतलब बस क्लियर होना चाहिए। करंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके वजह से सब कुछ हो रहा है। तो दिस डॉट एक्स प्लस THIS दिस डॉट वाई, और फिर इस चीज को मैं यहां से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, कॉपी करता हूं और फिर पेस्ट कर देता हूं। यहां पर बस मुझे क्या लिखना, द सम ऑफ एक्स नहीं लिख करके THIS दिस डॉट एक्स एंड THIS दिस डॉट वाई इज इक्वल टू सम
2 इज इक्वल टू सम 2, और यहाँ पे भी मेरे को लिखना चाहिए सम 1। कंट्रोल के, नो सिंटेक्स एरर। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो x और y है, ये कौन सा x y है, डिस्प्ले मेथड का पैरामीटर, और डिस्प्ले मेथड को आपने क्या पास किया, 15। ये 15 गया कहाँ पर, डिस्प्ले मेथड का फर्स्ट पैरामीटर में। 16 गया कहाँ पर, डिस्प्ले मेथड का सेकंड पैरामीटर। ये 10 कहाँ गया था, कंस्ट्रक्टर के पहले पैरामीटर में। ये 20 कहाँ गया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय जो आपने पास किया था, कंस्ट्रक्टर के सेकंड पैरामीटर में। ठीक है, तो ये जो 10 20 हो गया, ये ऑब्जेक्ट का है ना, इस ऑब्जेक्ट का एक्स वाई का वैल्यू हो गया। और ये 15 16 क्या हो गया, इस डिस्प्ले मेथड का लोकल वेरिएबल्स यानी कि पैरामीटर्स का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द सम ऑफ 15 एंड 16 इज 31, और नीचे आना चाहिए द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए पहला क्या है, द सम ऑफ 15 एंड 16 इज 31, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स x और y के वैल्यू को ऐड किया जा रहा था। लेकिन दूसरे टाइम में क्यों आया द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था आप लोगों ने, द सम ऑफ दिस डॉट एक्स। दिस डॉट एक्स मतलब ऑब्जेक्ट का x, उसका वैल्यू क्या था 10, एंड दिस डॉट वाई, दिस डॉट वाई क्या था, दिस डॉट वाई क्या था, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये देखिए क्या प्रिंट किया था आप लोगों ने, द सम ऑफ एक्स एंड वाई, तो आया 15 एंड 16। ये नीचे वाला देखिए 15 एंड 16, और यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ दिस डॉट एक्स, तो ये दिस डॉट एक्स क्या है 10, दिस डॉट वाई क्या है 20, तो 10 और 20 का एडिशन यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था, सम टू के अंदर क्या लिखा था, दिस डॉट एक्स प्लस दिस डॉट वाई, तो 30 आया। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल को रिफर करने के काम आता है दिस कीवर्ड। कब, जब लोकल वेरिएबल्स का नाम नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के नाम से सेम होता है, यानी कि दोनों के नाम जब सेम होते हैं तब हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और दिस कीवर्ड कौन सा रेफरेंस होल्ड करता है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करता है। आया समझ में? तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा आप लोग धीरे समझने वाले स्टूडेंट हो, तो आप लोग क्या करो, फिर से बैक जाकर के इस वीडियो को फिर से देखो और लैपटॉप खोल करके उसको प्रैक्टिस करो, थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ, है ना। और अगर कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं उसके ऊपर आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन दूंगा, या फिर मुझसे कॉल करो, मुझसे पूछ लो बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, मैं हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ आप लोगों का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो कि कौन कौन सी जरूरती बातें हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करनी है। द दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड ओनली विद इन, दिस कीवर्ड का यूज हम लोग केवल कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक मेथड, जिसको कि आप लोग इंस्टेंस मेथड और ऑब्जेक्ट लेवल मेथड भी कह सकते हो, उसके अंदर यूज करते हैं, और नॉन स्टैटिक ब्लॉक्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सर कंस्ट्रक्टर आपने जो समझाया था वो तो समझ में आ गया, हाँ भाई वो मेथड स्पेशल मेंबर मेथड जिसका नेम क्लास नेम से सेम है, जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है, वॉइड भी नहीं होता है, हाँ सर समझ में आ गया। नॉन स्टैटिक मेथड भी पता है हम लोगों को, जो मेथड को डिक्लेयर करते समय या जिसके हेड पार्ट में स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल नहीं है, वो नॉन स्टैटिक मेथड है या इंस्टेंस मेथड है या ऑब्जेक्ट लेवल मेथड है। सर ये तीसरा तो आप कभी नहीं बताया, नॉन स्टैटिक ब्लॉक। आज बताऊंगा आप लोगों को कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। अभी बस आप लोग इतना देखो कि दिस कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ ये तीनों के बॉडी के अंदर ही कर सकते हैं। किसके किसके बॉडी के अंदर कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड के बॉडी के अंदर कर सकते हैं, या नॉन स्टैटिक ब्लॉक के बॉडी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, इट कैनॉट बी यूज्ड डायरेक्टली विद इन द ब्लॉक ऑफ क्लास और स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक ब्लॉक्स। ठीक है, हम लोग इसको क्लास के ब्लॉक के अंदर डायरेक्टली या किसी स्टैटिक मेथड, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए स्टैटिक मेन मेथड या स्टैटिक कोई दूसरा मेथड, उसके अंदर हम लोग दिस कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। या फिर स्टैटिक ब्लॉक। सर स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है बताऊंगा, जब नॉन स्टैटिक ब्लॉक बताऊंगा तो उसी के साथ साथ स्टैटिक ब्लॉक भी क्लियर कर दूंगा आज ही इसी वीडियो में। इफ वी ट्राई टू डू सो वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। अगर हम लोग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किसी क्लास के ब्लॉक के अंदर डायरेक्टली करेंगे, है ना, और स्टैटिक मेथड के अंदर करेंगे या फिर स्टैटिक ब्लॉक के अंदर करेंगे, तो हम लोगों को कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्या क्या
नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, इस तरह का एरर मिलेगा। आया समझ में या नहीं आया समझ में? ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ करके देख लेते हैं कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्या है। फिर मैं आप लोगों को एक साथ इसको क्लियर करने के बाद एक प्रोग्राम में दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं कर सकते, इसी पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्या है। अभी तक तो हम लोगों को पता था कि हाँ, कोई भी ब्लॉक का करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और क्लोज होता है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ क्लास हम लोगों ने देखा था, है ना, ब्लॉक ऑफ मेथड हम लोगों ने देखा, फिर अभी ये जो क्लासेस हम लोग कर रहे हैं ब्लॉक ऑफ कंस्ट्रक्टर भी देख लिया हम लोगों ने, ब्लॉक ऑफ फॉर लूप भी समझ लिया, ब्लॉक ऑफ वाइल लूप, ब्लॉक ऑफ डू वाइल लूप, ब्लॉक ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक थोड़ा सा नया है। तो इसका क्या है, कोई भी जावा में ब्लॉक कैसे पता चलता है कि ये ब्लॉक ही है, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर कुछ अगर स्टेटमेंट है, हो चाहे नहीं हो। ठीक है, करली ब्रैकेट स्टार्ट है और करली ब्रैकेट क्लोज है, मतलब वो पर्टिकुलर चीज को ब्लॉक कहा जाएगा। और मान लीजिए उस ब्लॉक का कोई हेडिंग ही ना हो लेकिन वो क्लास के अंदर है, तो फिर उसको नॉन स्टैटिक ब्लॉक कहा जाता है। जब मैं प्रोग्राम में दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी बस खाली ये थ्योरी पे ध्यान दीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और थोड़ा इमेजिन कीजिए। ठीक है, अभी कुछ देर में दिखाऊंगा कि आप लोगों का इमेजिनेशन जो आप लोग सच में इमेजिन करते हो वो सच है कि नहीं, वैसा ही है कि नहीं जैसा कि रियलिटी में। तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इज क्रिएटेड एंड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आप लोगों को दिमाग में रखना है एक ही सेंटेंस ये, लेकिन ठंडे दिमाग से इसको दिमाग में पहले विजुअलाइज करो, सोचो समझो, सिर्फ इंग्लिश का सेंटेंस मत पढ़ लो। यहाँ पे सुनो, नॉन स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करता है? अच्छा चलो हटाओ नॉन स्टैटिक ब्लॉक को, अभी थोड़ी देर के लिए साइड करो। क्लास कब एग्जीक्यूट करता है? जब हम लोग क्लास को यूज करते हैं या उसके अंदर के मेथड्स को कॉल करते हैं। मेथड कब एग्जीक्यूट करता है? जब हम लोग मेथड को कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट करता है? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। आया समझ में या नहीं आया समझ में? तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करता है? जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्या सर आप तो बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय तो वो कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। नहीं, कंस्ट्रक्टर के भी पहले नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और नॉन स्टैटिक ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। आया समझ में? यही डिफरेंस है डिटेल्ड नॉलेज में, इन डेप्थ नॉलेज में और ऊपर ऊपर नॉलेज में। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? अभी देखिए स्टैटिक ब्लॉक जस्ट उसका उल्टा। अगर जावा प्रोग्राम में कोई भी ब्लॉक है और उसका अगर हेडिंग उस ब्लॉक के जस्ट ऊपर अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दिया गया तो वो स्टैटिक ब्लॉक कहलाएगा। अगर कुछ नहीं है तो नॉन स्टैटिक है, लेकिन अगर वो करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर में अगर एज अ हेडिंग अगर स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है तो वो क्या होगा? स्टैटिक ब्लॉक होगा। ठीक है, अच्छा स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? जब भी क्लास लोडिंग स्टार्ट होता है। सर ये क्लास लोडिंग क्या है? क्लास लोडिंग वो प्रोसेस है जो कि कब शुरू होता है? जब भी उस क्लास को हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए के अंदर M1 मेथड है, क्लास बी के अंदर M2 मेथड है, क्लास सी के अंदर M3 मेथड है। तो हम लोग क्लास ए से क्लास बी और क्लास बी के अंदर से क्लास सी के मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो पहले तो कॉल हुआ क्लास बी का मेथड ना, क्लास सी का मेथड तो कॉल नहीं हुआ। ये मेथड कॉलिंग जब जाएगा बी के पास तभी तो सी का मेथड कॉल होगा। तो सी का जिस समय मेथड कॉल होगा मतलब सी क्लास उस समय पहली बार यूज हो रहा है। और कोई भी क्लास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब पहली बार यूज होता है उसी समय उस क्लास का लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाता है। इसलिए अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख लीजिए आप लोग कि स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? सबसे शुरू में, यानी कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ उसी समय धड़ाक से क्या हुआ? स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। आया समझ में? जिस तरह से स्टैटिक वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं? शुरुआत में ही, जैसे ही क्लास रन होता है या प्रोग्राम रन होता है उसी समय धड़ाक से क्रिएट हो जाते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। उसी तरह से स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होते हैं? उसी तरह से स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होते हैं? जैसे ही हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, बस, और ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए और थोड़ा सा इसको फिर से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे जा करके फिर से एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नॉन स्टैटिक ब्लॉक
नॉन स्टैटिक ब्लॉक का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है ये क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ये क्लास का ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ये क्लास का ब्लॉक एंड हुआ, तो ये पूरा का पूरा चीज किसके ब्लॉक के अंडर में है? क्लास के ब्लॉक के अंदर में। जावा में यही तो होता है, हर चीज का ब्लॉक होता है। ब्लॉक किससे हम लोग सिग्निफाई करते हैं, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? करली ब्रैकेट स्टार्टिंग और करली ब्रैकेट क्लोजिंग से। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। क्यों कंस्ट्रक्टर? क्योंकि क्लास के नेम से सेम नेम है और कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड भी नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और उसके अंदर एक स्टेटमेंट, तो ये क्या हो गया? ब्लॉक ऑफ द कंस्ट्रक्टर हो गया। उसी तरह से ये मेन मेथड का हेड पार्ट है और करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज के अंदर कितने स्टेटमेंट्स लिखे हैं? 3 स्टेटमेंट। तो ये करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज के अंदर ये पूरा का पूरा को क्या बोलेंगे? ब्लॉक बोलेंगे। कौन से मेथड का ब्लॉक? मेन मेथड का ब्लॉक। तो ये पूरा का पूरा क्लास का ब्लॉक हो गया। ये वाला जो दिख रहा है ये मेन मेथड का ब्लॉक हो गया और ये वाला हो गया कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक हो गया। लेकिन ये वाला करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड, इसका आप लोग देख सकते हो कोई भी हेड पार्ट नहीं है। जावा प्रोग्राम में आप लोगों को पता होगा कि फॉर लूप का भी करली ब्रैकेट होता है ना, वाइल लूप का भी करली ब्रैकेट होता है ना, डू वाइल का भी बॉडी होता है, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट का भी होता है, स्विच केस स्टेटमेंट का भी होता है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे कि करली ब्रैकेट स्टार्ट है और एंड है और उसका कुछ हेड पार्ट नहीं है, तो समझ लेना। और जरूरी नहीं कि वो हमेशा प्रोग्राम में कहीं ये शुरू में ही लिखा जाएगा। नॉन स्टैटिक ब्लॉक को हम लोग बीच में भी कहीं पे डाल सकते हैं, सबसे लास्ट में भी कहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके प्रोग्राम में उसके ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं होता, एग्जीक्यूशन अपने फेनोमेना के हिसाब से होता है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट कब होगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बताऊंगा इस चीज़ को। लेकिन ये है क्या चीज़? ये है नॉन स्टैटिक। ये क्या है? ये है नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक है। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है। इसका एग्जांपल्स मैं अभी आगे चल करके दूंगा, अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ है, अगर ये क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाइक बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि कभी भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। आप लाइक करोगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप लोगों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक ब्लॉक्स क्या है? स्टैटिक ब्लॉक देखिए पूरा जस्ट उसी का ऑपोजिट। ये क्लास का ब्लॉक है, ये कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक है, ये मेन मेथड का ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है इसका हेड पार्ट में स्टैटिक लिख दिया गया है। तो डेफिनेशन आप लोगों तो अपने नोटबुक में लिखे ही होंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप वीडियो को देख रहे हो तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठो, तो स्टैटिक ब्लॉक का डेफिनेशन देखो, आप लोग सेटिस्फाई हो जाओगे कि ये ब्लॉक है, उस ब्लॉक का हेडिंग में स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा ब्लॉक है? स्टैटिक ब्लॉक है। आया समझ में? ठीक है। ये कब एग्जीक्यूट करेगा? ये कब एग्जीक्यूट करेगा? सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। आया समझ में? सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। थोड़ा सा इसके पीछे भी आप लोगों को ले जाते हैं, ये देखिए। तो इसका मैं बता देता हूं कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मेन मेथड को कॉल किए, मेन मेथड को, ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक की बात कर रहा हूं, मेन मेथड को कॉल किया और इसके अंदर में सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। क्योंकि अगर आउटपुट स्क्रीन में अगर ये लाइन सबसे पहला आया तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे न्यू कीवर्ड के वजह से या न्यू कीवर्ड को इस्तेमाल करके यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हम लोगों को सिखाया गया था, या मैंने ही आप लोगों को बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक नई बात बता रहा हूं, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन के पहले या इन्वोकेशन के पहले भी सबसे पहले नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो कंट्रोल यहां से जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहां से कंस्ट्रक्टर के पास नहीं जाकर के सबसे पहले नॉन स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो खत्म करने के बाद ही फिर वो कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर जाके कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे आकर के वो रेफरेंस डीओबीजे में स्टोर होगा। और फिर यहाँ पे मेन मेथड का लास्ट लाइन भी आना चाहिए सबसे लास्ट में आउटपुट स्क्रीन में, उससे पता चल जाएगा कि इसके बाद और कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसलिए देखिए नॉन स्टैटिक ब्लॉक में भी मैंने क्या किया है, प्रिंट एलन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि अगर ये वाला चीज़ आउटपुट स्क्रीन में दिखाई देता है और जिस ऑर्डर में जिस नंबर पे दिखाई देता है, समझ जाएंगे उस नंबर पे ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो हम लोग का आउटपुट आएगा क्या? अपने कॉपी में लिख लो, वीडियो को पॉज कर करके। सबसे पहला लाइन आएगा मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, फिर आएगा ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक गॉट एग्जीक्यूटेड, फिर आएगा कंस्ट्रक्टर गॉट एग्जीक्यूटेड, और सबसे लास्ट लाइन आएगा मेथड एग्जीक्यूशन एंड्स।
आया समझ में? उसी तरह से ये जो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा था, क्या, ये जो स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग मेन मेथड को कॉल करेंगे। आउटपुट स्क्रीन में सबसे पहला लाइन आएगा मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, गलत, यहाँ पे मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स नहीं, क्योंकि मेन मेथड को जैसे मैं कॉल किया, ये मेन मेथड कौन से क्लास का मेथड है, डेमो, तो डेमो क्लास का लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एक पर्टिकुलर क्लास के मेथड को आप कॉल कर रहे हो, वो क्लास लोडिंग पहले स्टार्ट हो जाता है। वो क्लास लोडिंग के पहले क्लास लोडिंग के समय स्टैटिक जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए आउटपुट स्क्रीन में मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट सबसे पहला लाइन नहीं दिखेगा आप लोगों को। सबसे पहला लाइन दिखेगा स्टैटिक ब्लॉक गॉट एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद फिर आप लोगों को दिखेगा मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। फिर आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, नॉन स्टैटिक ब्लॉक तो यहाँ पे है ही नहीं, अगर होता तो पहले वो क्रिएट होता है। यहाँ पे सीधा कंस्ट्रक्टर होगा इन्वोक, और कंस्ट्रक्टर गॉट एग्जीक्यूटेड, सबसे लास्ट लाइन में मेन मेथड एग्जीक्यूशन एंड्स। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले आउटपुट को लिख लो कॉपी में, और उससे कन्विंस हो जाओ, ताकि हम लोग जब आउटपुट निकालें तो आप लोग पूरा 100% कन्विंस्ड हो जाओ कि हाँ जो सर बता रहे थे वैसा ही आउटपुट आ रहा है। सबसे पहला लाइन क्या आएगा, स्टैटिक ब्लॉक गॉट एग्जीक्यूटेड। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। भले ही आप लोग मेन मेथड को कॉल कर रहे हो, लेकिन मेन मेथड कौन से क्लास का मेथड है, डेमो, तो डेमो क्लास का लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और लोडिंग प्रोसेस के समय उसी समय स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, और ऑब्जेक्ट के क्रिएशन की वजह से हम लोग को ढूंढना है कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक है क्या, है तो नहीं नॉन स्टैटिक ब्लॉक, तो कंस्ट्रक्टर ही इन्वोक होगा, कंस्ट्रक्टर गॉट एग्जीक्यूटेड, ये होगा थर्ड लाइन, और फोर्थ लाइन होगा मेन मेथड एग्जीक्यूशन एंड्स। तो चलिए आइए प्रोग्राम करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा नॉन स्टैटिक, फिर बताऊंगा स्टैटिक, ठीक है। ये देखिए क्लास है डेमो, तो ये सब इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल वगैरह ये सब नहीं लेते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, या हटाइए इसको, देखिए शुरू से PUBLIC पब्लिक क्लास DEMO डेमो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक ठो नॉन स्टैटिक ब्लॉक लिख देते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर में मैसेज क्या पास कर देते हैं, नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अच्छा, अब ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक हो गया, क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसका हेडिंग है ही नहीं। अगर किसी भी क्लास के अंदर डायरेक्टली कोई ब्लॉक आप डिफाइन कर रहे हो, उसका हेडिंग नहीं है, तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक कंसीडर किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, JVM के द्वारा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर दे देते हैं DEMO, और इसके अंदर इनिशियलाइज नहीं करते हैं, प्रिंट करते हैं, क्योंकि मेरे को प्रूफ करना है कि क्या पहले एग्जीक्यूट करता है, क्या बाद में एग्जीक्यूट करता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या, कंस्ट्रक्टर्स या कंस्ट्रक्टर गॉट एग्जीक्यूटेड, कंस्ट्रक्टर गॉट एग्जीक्यूटेड। उसके बाद PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक VOID वॉइड मेन, मेन मेथड के अंदर मैं क्या लिखूंगा, STRING स्ट्रिंग एरे स्पेस ARGS, और इसके अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, ठीक है। मेन मेथड्स लिख देते हैं, मेन मेथड्स EXECUTI एग्जीक्यूशन STARTS स्टार्ट्स, और इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। कॉपी कर लिए, और पेस्ट करते समय यहाँ पे एंड्स लिख देते हैं, ठीक है, END एंड्स। और ये दोनों के बीच में क्या करता हूँ मैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ DEMO डेमो DOBJ इज इक्वल टू न्यू डेमो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मेथड का ब्लॉक क्लोज, क्लास का ब्लॉक क्लोज, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग देख लो, छोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देखो थोड़ा सा देखो, थोड़ा और बड़ा कर दूँ क्या, हाँ देखो, क्लास है डेमो, और इसके अंदर ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, ये कंस्ट्रक्टर है, और ये मेन मेथड है। मेन मेथड पहले हम लोग कॉल करेंगे,
तो कॉल करते समय क्या होना चाहिए, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना चाहिए, लेकिन क्लास के अंदर स्टैटिक ब्लॉक नहीं है इस समय। तो सबसे पहला लाइन आएगा मेन मेथड्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। फिर न्यू कीवर्ड के वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट जब होता है तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, नहीं, उसके पहले नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये सबसे पहला लाइन आएगा आउटपुट स्क्रीन में, ये दूसरा लाइन आएगा, फिर कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तो ये तीसरा लाइन आएगा और ये चौथा लाइन आएगा। वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लो, ठीक है। अभी देखो आउटपुट आएगा। आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, क्यों एक्सपेक्टेड नहीं दिखाएगा भाई, मैं पैरेंथेसिस दिया ही नहीं हूँ, ठीक है। सिंटेक्स के खिलाफ थोड़ी जा सकता है कोई। तो देखते हैं यहाँ पे मेन मेथड को कॉल करके, ये देखिए क्या है आउटपुट में, मेन मेथड्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। फिर क्या आया, नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट। देखिए कंस्ट्रक्टर के पहले भी कौन एग्जीक्यूट किया, नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, फिर कंस्ट्रक्टर, और फिर कंट्रोल जब कंस्ट्रक्टर के बॉडी से आ गया मेन मेथड के अंदर तो मेन मेथड एग्जीक्यूशन एंड्स। ठीक है, आया समझ में। अभी चलिए स्टैटिक ब्लॉक के बारे में भी बता देता हूँ। जस्ट इस ब्लॉक के ऊपर मैं क्या लिख दूंगा, STATIC स्टैटिक। अगर स्टैटिक लिख दिया तो स्टैटिक ब्लॉक हो गया। अभी आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा, सबसे पहले ये वाला लाइन आएगा, कौन सा, स्टैटिक ब्लॉक। इसका मैसेज को चेंज कर देता हूँ, इसके मैसेज को चेंज करके, हाँ, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ये आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा पता है, मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। फिर न्यू कीवर्ड के वजह से क्या होगा, नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन नॉन स्टैटिक ब्लॉक तो है ही नहीं। अगर होता तो होता वो एग्जीक्यूट। आप लोग प्रैक्टिकल खुद कर करके इसको एक्सप्लोर करना, खुद देख लेना, ठीक है ना। स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों ब्लॉक को डिफाइन कर देना अपने से और खुद आउटपुट निकाल करके देखना। और अगर जो कॉपी में निकालोगे आउटपुट और वही अगर आ गया तो समझ लो कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। तो वो मैं आप लोगों के लिए इसमें नहीं करूंगा, ठीक है। आप लोग क्या करना, एक ही प्रोग्राम के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक को लिख देना और मैसेज को अच्छे से लिखना कि स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, नॉन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और रन करके देखना कि क्या आउटपुट आ रहा है। अगर आउटपुट जो आप लोग नोटबुक में लिखोगे वही अगर आ गया तो आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मेन मेथड जब कॉल हुआ तो क्या हुआ, क्लास लोडिंग स्टार्ट हो गया। क्लास लोडिंग के समय ये सबसे पहला मैसेज आएगा। फिर कौन सा, न्यू कीवर्ड की वजह से क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया तो ये सेकंड में आएगा। फिर उसके बाद ये थर्ड में आएगा। तो थर्ड कैसे, फोर्थ में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, फिर मेन मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, ये सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन कंस्ट्रक्टर गॉट एग्जीक्यूटेड और फोर्थ लाइन मेन मेथड एग्जीक्यूशन एंड्स, ठीक है। कंपाइल, क्लोज, राइट क्लिक, मेन मेथड, ओके। देखिए सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फिर भले ही आप लोग मेन मेथड को ही कॉल किए, यहाँ पे मैं जब इसमें राइट क्लिक कर रहा हूँ, किसको कॉल कर रहा हूँ, मेन मेथड को कॉल कर रहा हूँ। देखो मेथड कॉल, कौन से मेथड को, मेन मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ओके। लेकिन मेन मेथड का बॉडी का सबसे पहला लाइन नहीं एग्जीक्यूट होकर के क्या एग्जीक्यूट हुआ, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद कंट्रोल वापस आया मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड का सबसे पहला लाइन एग्जीक्यूट किया। ये वाला लाइन क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया था। और फिर उसके बाद कंट्रोल वापस फिर से कंस्ट्रक्टर के बॉडी से मेन मेथड में आ गया तो मेन मेथड का लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ। आया समझ में। तो आई होप आप लोगों को स्टैटिक नॉन स्टैटिक ब्लॉक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आया समझ में। कंक्लूजन ऑफ टुडेज क्लास, आज के क्लास का कंक्लूजन क्या क्या है। द दिस कीवर्ड रिफर्स टू द रेफरेंस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रिफर करता है, या फिर इजी भाषा में कह सकते हैं कि द दिस कीवर्ड एक्ट्स एज अ वेरिएबल विच होल्ड्स द रेफरेंस और एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, मैं तो ये अभी आप लोगों को बताना भूल गया, इसके पहले, ये कंक्लूजन के पहले मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था। तो अभी चलेंगे, ठीक, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि दिस कीवर्ड को कहाँ कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके पहले चलिए आइए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आप लोगों को कि दिस कीवर्ड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसी के लिए तो बताया ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, नहीं तो फिर क्यों बताना होता, ठीक है। तो स्टैटिक के अंदर देखो यहाँ पे, अगर इसको हटा देते हैं और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल दे देते हैं, कौन सा, इंट x, ठीक है। और यहाँ पर स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू 10। तो एरर क्या आएगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। देखिए एरर नीचे देखिए क्या आ रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो मैं इससे, इस एरर से ये बात भी प्रूफ हो गई कि ये दिस एक कीवर्ड है, लेकिन बिहेव किसके जैसा करता है, एक वेरिएबल के जैसे। और वेरिएबल का काम क्या है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वेरिएबल का काम है वैल्यू को स्टोर करना।
अगर वेरिएबल का टाइप अगर प्रिमिटिव है तो वो वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो कैरेक्टर हो। लेकिन अगर वेरिएबल का डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव है तो वो रेफरेंस को होल्ड करेगा। लेकिन वेरिएबल तो वेरिएबल ही है ना, वो किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए बनता है। तो यहाँ पे दिस, ये तो एरर नहीं दिखा रहा है कि कीवर्ड दिस कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एरर देखो ध्यान से नीचे कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअली दिस एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल के जैसा बिहेव करता है। इससे ये बात भी प्रूफ हो गया। जो मैं बता रहा था ना, दिस कीवर्ड के अंदर देखो रेफरेंस 1010 आ रहा, तो दिस क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि डी ओबीजे कर रहा था। तो इस बात से प्रूफ हुआ। और दूसरा चीज़ क्या प्रूफ हुआ कि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम लोग दिस कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? नहीं कर सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं स्टैटिक को और इसको नॉन स्टैटिक बना करके देखते हैं। नॉन स्टैटिक के अंदर THIS दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ, मैं लिख सकता हूँ। आया समझ में? तो इससे प्रूफ क्या हो गया, नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर दिस कीवर्ड अलाउड है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं दिस कीवर्ड लिख सकता हूँ क्या? THIS दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू 45, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक मेथड के अंदर मैं लिख सकता हूँ क्या? स्टैटिक मेथड के अंदर दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू 455 या कुछ भी वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे भी एरर आ गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो इससे प्रूफ हो गया कि दिस कीवर्ड एसोसिएटेड है ऑब्जेक्ट लेवल से, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर स्टैटिक है, मेथड अगर स्टैटिक है, ठीक है, तो उसके अंदर में हम लोग दिस कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर ब्लॉक स्टैटिक है तो भी उसके अंदर दिस कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस कीवर्ड आप लोग सिर्फ 3 जगह इस्तेमाल कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे दिस कीवर्ड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो? नॉन स्टैटिक ब्लॉक, जिसको कि ऑब्जेक्ट लेवल ब्लॉक या फिर इंस्टेंस ब्लॉक भी कहते हैं। नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मान लो ये मैं मेन मेथड को क्या बना दूं, अगर मैं मेन मेथड को मान लो इस मेथड को स्टैटिक के जगह मैं लिख देता हूँ M1, अभी दिस लिख सकता हूँ क्या? देखिए लिख सकता हूँ। तो दिस कीवर्ड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है? नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर और नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर। इससे ये बात प्रूफ हो गई। इन तीन जगह को छोड़ करके और किसी भी जगह में अगर आप लोग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे तो आप लोग एरर पाओगे। क्या एरर पाओगे? नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये देखिए अभी तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो सिंटेक्स एरर। थोड़ा सा स्टैटिक बना दो, STATIC स्टैटिक बना दो, देखो एरर आ जा रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ, तो कंक्लूजन में क्या डिस्कस कर रहा था कि दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है या फिर दिस कीवर्ड एक्ट्स एज ए वेरिएबल। अब देखिए, अब इस बात से आप लोग पूरा एकदम सेटिस्फाइड होंगे। सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट? द दिस कीवर्ड एक्ट्स एज अ वेरिएबल, ये वेरिएबल के जैसा एक्ट करता है जो कि करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करता है। करंट ऑब्जेक्ट में बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं, फिर से बता देता हूं कि अगर सिचुएशन है कंस्ट्रक्टर के इन्वोकेशन, अगर बात हो रही है कंस्ट्रक्टर के इन्वोकेशन की, तो उस समय करंट ऑब्जेक्ट का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिसके क्रिएशन के वजह से वो कंस्ट्रक्टर करस्पॉन्डिंग क्लास का क्रिएट हुआ या इन्वोक हुआ, कॉल हुआ है, क्रिएट नहीं, कॉल हुआ या फिर इन्वोक हुआ है। आया समझ में? इसलिए यहां पे मैंने लिखा है इफ द मैटर इज रिलेटेड विद इन्वोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, अगर बात कंस्ट्रक्टर के इन्वोकेशन की है तो उस परिस्थिति में करंट ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? वो ऑब्जेक्ट जिसके क्रिएशन के वजह से करस्पॉन्डिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है। सर ये करस्पॉन्डिंग क्लास मतलब उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आया समझ में? अगर किसी मेथड को इन्वोक करने की बात है तो उस समय करंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर उस मेथड को कॉल किया गया है। इसलिए यहां पे देखिए मैंने गेट्स लिखा हुआ है। गेट्स मतलब ऑटोमेटिकली जो हो जाता है इन्वोक, और यहाँ पे इज लिखा है, इज इन्वोक्ड, मतलब हम लोग जब इन्वोक करते हैं तो मान लो आप एक डिस्प्ले मेथड को इन्वोक कर रहे हो डी ओबीजे से, तो उस समय डी ओबीजे क्या हो गया? करंट ऑब्जेक्ट हो गया। आया समझ में? मान लो और एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया डी ओबीजे 2 डेमो, डी ओबीजे 2 इज इक्वल टू न्यू डेमो, और डी ओबीजे 2 से उस समय डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, और डिस्प्ले मेथड के अंदर अगर दिस लिखा होगा तो उस समय दिस डी ओबीजे 2 के रेफरेंस को होल्ड करेगा, ना कि पहले वाले ऑब्जेक्ट को। आया समझ में?
तो ये दो ही सिचुएशन में हम लोग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, एक नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर, और एक और भी आप लोगों को बताया कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नेमिंग एम्बिग्विटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए। किसके किसके बीच में? अगर लोकल वेरिएबल्स का और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स का नाम अगर सेम है तो उस समय नॉन स्टैटिक वेरिएबल को रिफर करने के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, और दिस कीवर्ड हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर, नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट लेवल मेथड्स के अंदर, या फिर नॉन स्टैटिक इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट लेवल ब्लॉक्स के अंदर। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है कि नॉन स्टैटिक और स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। ठीक है। अभी भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर लैपटॉप में प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ इस वीडियो क्लास को अगर देखोगे, सिर्फ नोटबुक में लिखोगे तो नहीं होगा। हाँ, अगर लैपटॉप है, अगर नहीं है तो फिर मोबाइल वाला जो एप्लीकेशन सेंड किया था उसमें कर लो। अगर लैपटॉप है घर में तो इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लो, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट जिससे आप कन्विंस्ड हो जाओ, जिसको आप बिना मेरे क्लास के, बिना मेरे प्रेजेंस के या बिना मेरे नोट्स के आप लोग अगर उस कॉन्सेप्ट को खुद टाइप करके खुद अगर समझ जा रहे हो, सीख जा रहे हो, मतलब वो कॉन्सेप्ट और मेरा नहीं रहा, वो कॉन्सेप्ट आपका हो गया है। आया समझ में? ठीक है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ बच गया इस चैप्टर में, कंस्ट्रक्टर चैप्टर में, और क्या क्या चीज़ बच गया। टॉपिक्स लेफ्ट विद इन कंस्ट्रक्टर चैप्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताना है। दिस और दिस, ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसको बोलते हैं कीवर्ड दिस, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉल टू दिस, कॉल CALL, कॉल टू दिस। ठीक है, ये बताऊंगा ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स आप लोगों को समझा दूंगा ताकि उसकी मदद से आप लोग और भी बहुत सारे होमवर्क को कर पाओ, और एक टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, एक ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे अगर ये सिचुएशन रहा, अगर स्कूल नहीं खुलता है तो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट ले लेंगे। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो पता कर सके आपका क्या लेवल है, और अगर मुझे लगे कि हाँ यहाँ पे हेल्प चाहिए तो उसके लिए कुछ और वीडियोस बना लूँगा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस वीडियोस को अगर आप लोग बार बार 2-3 बार अगर देख लोगे तो कॉन्सेप्ट 110% गारंटी क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक्स हो सकता है कि मैं एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, हो सकता है मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए एक वीडियो बनाना पड़े, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए एक वीडियो बनाना पड़े, तो कुल मिलाकर के और 5-6-7 वीडियोस और बनेंगे, तब जा कर के ये कंस्ट्रक्टर चैप्टर ख़त्म होगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।